प्यारे बच्चों नमस्कार। आप सब ठीक होंगे यह आशा है मेरी, और अच्छे से आप वीडियो को देख रहे होंगे, समझ भी रहे होंगे, लिख भी रहे होंगे, आगे भी बढ़ रहे होंगे। आज हम कक्षा 9वीं के लिए जो हमारा दूसरा चैप्टर भूगोल, भारत का भौतिक स्वरूप, उसका आज हम सेकंड वीडियो शुरू करने जा रहे हैं। पहले वीडियो में हमने हिमालय पर्वत श्रृंखलाओं के बारे में विस्तार से बताया था। उसी क्रम में आज दूसरा वीडियो उत्तरी मैदान के बारे में हम आपको बताने जा रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज हमारा दूसरा वीडियो, भारत का भौतिक स्वरूप, उत्तरी मैदान। उत्तरी मैदान, इसकी डिटेल को हमने डायग्रामेटिकली रख लिया है और इनको हम विस्तार से समझते चले जाएंगे। उत्तरी मैदानों को समझने से पहले थोड़ा सा हमें पीछे चलना होगा और एक चित्र के माध्यम से आप अच्छे से समझ जाएंगे जिनके बारे में हम आज पढ़ने जा रहे हैं। इससे पहले की वीडियो में हमने पढ़ा था सबसे ऊपर उत्तर की तरफ महान हिमालय या हिमाद्री, फिर थोड़ा सा जब नीचे की तरफ आते हैं तो और एक और हिमालय की श्रृंखला जाती है जो मध्य हिमालय या निम्न हिमालय या हिमाचल हिमालय जिनको हम कहते हैं। फिर ठीक इनसे जब और नीचे की तरफ जाते हैं तो शिवालिक शुरू हो जाते हैं, और शिवालिक से जब हम नीचे की तरफ जाते हैं तो यहाँ ये उत्तर का मैदान आता है, यानी कि महान हिमालय, निम्न हिमालय, शिवालिक, शिवालिक से जब नीचे नदियां जब उतरती हैं तो ये उत्तर का मैदान शुरू हो जाता है। और इससे ठीक ऊपर की तरफ यहाँ ये जो है पठार है, और पठारों से नीचे ये एक गड्ढा है, विशाल गड्ढा है जो पर्वत और पठारों के बीच में, ये पठार है और ये पर्वत है। तो शॉर्टकट में, आसान भाषा में आप समझ लें, पठार और पर्वतों के बीच में जो एक विशाल गड्ढे के रूप में जो भूमि है, इसे नदियों ने अपने साथ लाई हुई मिट्टी को स्टोर करके एक विशाल मैदान बना दिया। यहाँ मिट्टी स्टोर हो गई है, इसमें मिट्टी स्टोर हो गई है और ये एक विशाल मैदान बन गया है। फिर से जान लें, उत्तर दिशा की तरफ पर्वत और दक्षिण दिशा की तरफ पठार, इन दोनों के बीच में जो एक विशाल गड्ढा है, इसे नदियों के द्वारा लाई गई मिट्टी के द्वारा स्टोर करने से, जमा करने से एक विशाल मैदान का निर्माण हुआ, जिसे हम उत्तर का मैदान कहते हैं। एक अगर सेंटेंस में बोलें तो पर्वत और पठार के बीच में जो भूमि का जो स्वरूप है वो क्या है? उत्तरी मैदान है, और ये उत्तर दिशा की तरफ है। आशा है आप इसको थोड़ा सा समझ गए होंगे, और विस्तार से जब हम जानेंगे एक एक करके तो और अच्छे से समझ जाएंगे। तो चलिए हम एक एक करके शुरू करते हैं। नंबर 1, 3 प्रमुख नदी प्रणालियों सिंधु, गंगा एवं ब्रह्मपुत्र तथा इनकी सहायक नदियों से बना है। देखिए, नदी तो आप समझ गए हैं। नदी प्रणाली क्या है? नदी प्रणाली का अर्थ ये होता है कि एक नदी केवल अकेले अपने आप से नहीं बनती है, उसके साथ कुछ छोटी छोटी और नदियां भी जुड़ करके एक विशाल नदी बनाती हैं। तो जो एक नदी है उसके साथ जो अन्य नदियों के जुड़ने से जो एक जो प्रणाली बनती है, सिस्टम बनता है, वह नदी प्रणाली कहलाती है। तो जो हमारा उत्तरी मैदान है यह विशेषकर 3 बड़ी नदियों से मिलकर बना है। बाकी तो और भी कई छोटी बड़ी सैकड़ों नदियां हैं जो इसमें जुड़ जाती हैं और इसके स्वरूप को बड़ा बनाती हैं। तो 3 प्रमुख नदियों के नाम याद रखेंगे, एक है सिंधु, एक है गंगा और एक है ब्रह्मपुत्र। इन 3 नदियों के द्वारा ये है उत्तरी मैदान का निर्माण हुआ है। इसको हम मानचित्र में देखेंगे तो और अच्छे से समझ जाएंगे। तो चलिए अब मानचित्र पर चलते हैं, इसको हम देखते हैं इनकी लोकेशन को। यह मानचित्र आप ध्यान से देखेंगे तो समझते चले जाएंगे। यह जो है आप देख रहे हैं, यह सिंधु नदी है जो
तिब्बत से शुरू होती है और फिर जम्मू कश्मीर को पार करते हुए पाकिस्तान प्रवेश करके और अरब सागर में गिरती है। इस सिंधु नदी के साथ में आप देख रहे हैं झेलम नदी, रावी नदी, सतलुज नदी, ये सारी की सारी नदियां भारत से शुरू हो रही हैं और पाकिस्तान में जाकर के अरब सागर में गिर रही हैं। तो यह एक मैदान का निर्माण करती हैं। शिवालिक तक तो आपने जाना था, हमारा हिमालय का जो आखिरी हिस्सा है वह शिवालिक तक है। शिवालिक के बाद ये नदियां अपने साथ जो बहा कर लाई गई मिट्टी थी ये स्टोर कर देती हैं। तो यहाँ ये स्टोर कर देती हैं तो एक मैदान का निर्माण करती हैं। तो सिंधु नदी तंत्र कौन सा हो गया? ये तंत्र सारा सिंधु नदी तंत्र हो गया। यहाँ पर एक मैदान का निर्माण हुआ है जिसे हम सिंधु नदी का मैदान या पंजाब का मैदान भी कहते हैं। फिर आप देखें इधर, यह गंगा नदी है जो कि इधर उत्तराखंड यहाँ से निकल रही है और उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल से होते हुए बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। तो गंगा नदी के साथ में और भी कई छोटी छोटी नदियाँ, इसमें सहायक नदियाँ जुड़ जाती हैं, इधर से भी जुड़ जाती हैं। इसके बाद यह गंगा के साथ एक यमुना नदी मुख्य नदी है जो बाद में इलाहाबाद में मिल जाती है इनके साथ में। घाघरा है, गंडक है, ये सोन नदियाँ हैं, चंबल नदी हैं, ठीक है, कोसी नदी हैं, ये सारी की सारी गंगा नदी के तंत्र में आती हैं। गंगा नदी के तंत्र में कौन कौन सी नदियाँ आ गई? ये सारी नदियाँ जो आपको दिख रही हैं, ये सारी नदियाँ इसके साथ मिलकर के इस विशाल उत्तर के मैदान को निर्मित करती हैं। तो ये गंगा नदी का तंत्र हो गया। फिर इधर चलते हैं पूर्व की तरफ। आप ये देख रहे हैं ब्रह्मपुत्र नदी जो कि तिब्बत से ही निकलती है और अरुणाचल प्रदेश में एंटर करके फिर पूरे असम से होती हुई बांग्लादेश में एंटर करती है। तो ये है ब्रह्मपुत्र नदी और इसके साथ और भी कई सहायक नदियां हैं जो छोटी छोटी आज दिखाई नहीं दे रही हैं, दिखाई नहीं गई हैं, लेकिन है, और वो इसके साथ जुड़ करके एक नदी का तंत्र का निर्माण करती हैं जिसे हम ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र कहते हैं। यह ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र यहाँ पर एक विशाल मैदान का निर्माण करते हैं, इसको हम ब्रह्मपुत्र नदी का मैदान भी कहते हैं। तो आप समझ गए कि हमारा जो उत्तरी मैदान है यह 3 नदी तंत्र का मैदान हो गया है। एक नदी सिंधु नदी तंत्र, एक गंगा नदी तंत्र और एक ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र। और ये जो चौड़ाई है वो इतनी चौड़ाई है, यह यहाँ थोड़ा सा ये संकरा हो जाता है मैदान, यहाँ संकरा हो गया और यहाँ इसकी चौड़ाई इतनी है। जो हमने पहले एक डायग्राम बनाया था कि शिवालिक से ठीक नीचे गड्ढा बना हुआ है और इधर ये जो चंबल नदी और ये जो सोन नदी निकल रही हैं ये ऊंचे पठारों से निकल रही हैं, यानी कि ये हिस्सा भारत का ऊंचा है, ये भी ऊंचा है और ये जो बीच का हिस्सा ये एक गहराई में है, एक गड्ढे की तरह है। और इन नदियों ने अपने साथ जो मिट्टी लेकर आई, कंकड़ लेकर आई, जो अवसाद लेकर आई, उसको यहाँ डिपॉजिट करते चले गए और एक मैदान बन गया। इसी को हम उत्तर का विशाल मैदान कहते हैं। आशा है आप इसको समझ गए हैं। ये 3 नदियों को तंत्र है, सिंधु नदी तंत्र, गंगा नदी तंत्र और ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र। अब हम आगे के इसकी डिटेल्स को पढ़ने जा रहे हैं, आगे बढ़ते हैं। यह मैदान जलोढ़ मृदा से बना है। जलोढ़ का अर्थ हो गया जल के द्वारा जो लुढ़का कर लाई गई मिट्टी से बनता है, उसे हम जलोढ़ कहते हैं। अब नदियां हैं, अपने साथ पानी बहा करके जो लेकर आती हैं, उसी पानी में मिट्टी जो आती है वह कौन सी मिट्टी बन गई? जलोढ़ मृदा। पूरा मैदान इसी मिट्टी से बना है। आगे बढ़ते हैं। इसका विस्तार 7 लाख वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र पर है। जितना भी हमने उत्तरी मैदान देखा था उसको जब हम कैलकुलेट करते हैं, जोड़ते हैं, उसका हम एरिया कितना निकालते हैं? 7 लाख वर्ग किलोमीटर। इससे पहले की वीडियो में हमने जाना था कि भारत का जो कुल भौगोलिक क्षेत्रफल है वो 32 लाख है। उस 32 लाख में से 7 लाख क्या है? ये उत्तरी मैदान है, यानी कि पूरे भारत की भूमि का लगभग 5वां हिस्सा मैदान है। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। यह मैदान 2400 किलोमीटर लंबा, 240 से 320 किलोमीटर चौड़ा है। यानी कि इसको भी हम मैप में देख लेते हैं, समझ में आ जाएगा।
इसमें हमने बताया है मैदान की लंबाई। लंबाई को हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, यहाँ से पंजाब से शुरू करेंगे और जब हम चलते चले जाएंगे उधर पूर्व की तरफ, अरुणाचल प्रदेश की तरफ, इस मैदान की जो कुल लंबाई है वो कितनी है, 2400 किलोमीटर। चौड़ाई की बात करें तो चौड़ाई यहाँ से शुरू होगी, ये ऐसी चौड़ाई शुरू होगी। तो चौड़ाई की बात करें तो 240 से 320 किलोमीटर चौड़ा, कहीं पर 240 है, कहीं पर 320 तक भी है। इसकी एवरेज जो है वो 240 से 320 किलोमीटर तो चौड़ा है, यहाँ से यहाँ 240 से 320 तक इस तरह से चौड़ा है, और 2400 किलोमीटर लंबा है। और इसका सारा एरिया कितना है, 7 लाख वर्ग किलोमीटर। आगे बढ़ते हैं। यह सघन जनसंख्या वाला भौगोलिक क्षेत्र है, यानी कि यहाँ पर जो जनसंख्या है वो सघन है। सघन का अर्थ जान लें, बहुत ज़्यादा संख्या में। इसका ठीक उल्टा होता है विरल। विरल का अर्थ होता है बहुत कम। तो अगर हम भारत की बात करें कुल जनसंख्या, उसका ज़्यादातर हिस्सा इसी मैदानों में निवास करता है। क्यों करता है, क्योंकि ये एक मैदानी भाग है, नदियों का तंत्र है, पानी की समस्या नहीं है। क्लियर है। तो आप ये ध्यान रखेंगे, भारत में सघन जनसंख्या वाला क्षेत्र कौन सा है, उत्तरी मैदान। आगे बढ़ते हैं। नदियां शिवालिक की ढाल पर 8 से 16 किलोमीटर के चौड़ी पट्टी में गुटिका का जमाव या निक्षेपण करती है, जिसे भाबर के नाम से जाना जाता है। इसको आप डायग्राम से समझें, इसी डायग्राम में आप देखेंगे तो आप समझ जाएंगे। जो हमने बताया था इस डायग्राम में, यहाँ तो महान हिमालय हो गया, यहाँ निम्न हिमालय हो गया, यहाँ शिवालिक हो गया। शिवालिक से जब ये नदियां मैदानों की तरफ जाती हैं तो यहाँ एकदम किनारे पर अपने साथ जो बड़े बड़े कंकड़, बड़े बड़े पर्वतों के टुकड़े, छोटे छोटे गोल टुकड़े यहाँ आकर के जमा कर देती हैं। कहाँ जमा करती है, शिवालिक से जब वो मैदानों की तरफ जाती हैं, जैसे मैदान आ गई यहाँ पर, तो नदियां यहाँ आकर शिवालिक में कंकड़ जमा कर देती हैं और ये एक ऐसी जमीन बन जाती है कंकरीली। और ये चौड़ाई जो होती है, इसकी चौड़ाई कितनी होती है, 8 से 16 किलोमीटर चौड़ी। 8 से 16 किलोमीटर तक शिवालिक के बाद जो मैदानों का जो हिस्सा है वो कंकरीली मिट्टी वाला है और इसे हम भाबर कहते हैं। परीक्षा में कई बार पूछा जाता है कि भाबर किसे कहते हैं, तो आप लिखेंगे, आप या बताएंगे कि शिवालिक श्रेणी से जब नदियां मैदानों में प्रवेश करती हैं तो वे अपने साथ लाई गई मिट्टी के गोल गोल पत्थरों के टुकड़ों को जमा कर देती है और एक मैदान बनाती हैं जिसे हम भाबर के नाम से जानते हैं। कंकरीली मिट्टी का मैदान, इसको शॉर्टकट में कह सकते हो। और एक अलग नाम हो गया भाबर, और ये 8 से 16 किलोमीटर की एरिया में मिलता है। कहाँ मिलता है, शिवालिक के बाद और मैदानों के शुरू होने के पहले। क्लियर है। आगे बढ़ते हैं। इसके बाद आता है सभी नदियां इस भाबर में विलुप्त हो जाती हैं। विलुप्त का अर्थ होता है गायब, दिखाई न देना। तो जितनी भी नदियां शिवालिक के बाद मैदानों में आती हैं तो इस भाबर में गुम हो जाती हैं, दिखाई नहीं देती हैं। क्यों दिखाई नहीं देती हैं, क्योंकि यहाँ कंकड़ जो मिट्टी जो पत्थर जो लेकर आए हैं इसके अंदर चली जाती है। एक प्रकार से गैर कहाँ बहने लग जाती है नदियां, इसके नीचे बहने लग जाती हैं, दिखाई देना बंद कर देती हैं। जब नदियां शिवालिक से ये गुट्टिका जमा कर देती हैं तो यहाँ नदियां आ करके दिखाई देना बंद हो जाती है, आपको पानी कम दिखाई देता है। ठीक है। इस पट्टी के दक्षिण में ये नदियां पुनः
बाहर आ जाती हैं तथा नम एवं दलदली इलाका बनाती हैं जिसे तराई कहा जाता है। यानी कि जब वो इस भाबर से बाहर निकलती हैं, कहाँ निकलती हैं? बाहर निकलती हैं और दिखाई देना शुरू हो जाती हैं, तो यहाँ एक दलदली इलाका बन जाता है, बिल्कुल कीचड़ जैसा बन जाता है, क्योंकि यहाँ तो अंदर गहराई में थी, यहाँ आकर दिखाई देना शुरू हुई तो मिट्टी क्या बन गई? दलदली बन गई। इससे हम तराई कहते हैं, तराई का इलाका कहते हैं। यानी कि शिवालिक के बाद भाबर बने, भाबर के बाद जो इलाका बना वो तराई। मैदान एकदम मैदान नहीं है, उसमें एक क्रम से जो है स्थल आकृति बनी हुई है। तो पहले आकृति भाबर हो गई, उसके बाद जो बन गई तराई का इलाका बन गया। आगे बढ़ते हैं। उत्तरी मैदान का विशालतम भाग पुराने जलोढ़ का बना है। पुराने जलोढ़ का मतलब पुराने समय से, आज के समय से नहीं है। आगे बढ़ते हैं। वे नदियों के बाढ़ वाले मैदान के ऊपर स्थित हैं। कौन से ऊपर स्थित हैं? पुराने जलोढ़, नदियों के बाढ़ वाले मैदान के, तथा वेदिका जैसी आकृति बनाते हैं जिसे भांगर के नाम से जाना जाता है। तो आप इसको एक डायग्राम से समझेंगे और साथ साथ एक शब्द का अर्थ भी जानेंगे। वेदिका, वेदिका वो होती हैं जिसमें आप यज्ञ करते हैं, हवन करते हैं, एक जिसमें हवन कुंड में बनाते हैं, उसको वेदिका कहते हैं। तो एक वेदिका जैसी आकृति बनती है। कहाँ बनती है? मैदानों में। इसको आप एक डायग्राम से समझें। ऐसी शेप बन जाती है। शिवालिक से बाद जो नदियां आती हैं वो पहले तो यहाँ पर भाबर बनाती हैं, फिर तराई बनाती हैं और आकर के फिर यहाँ नदियाँ जमाव करना शुरू कर देती हैं। यहाँ से प्रायद्वीपीय नदियाँ बनाती हैं, विशाल का मैदान, और ये जो एक बन जाता है नदी मुख्य रूप से यहाँ बीचों बीच बहने लग जाती है और अपने साथ बारी बारी समय के हिसाब से स्टोर करती जाती है और आगे बढ़ती चली जाती है। ऐसे प्रायद्वीपीय नदियाँ आगे बढ़ते जाते हैं, स्टोर करते चले जाते हैं। तो नदी जो बहती है उसके आसपास का जो इलाका, इधर वाला इलाका और इधर वाला इलाका, ये बाढ़ वाला मैदान होता है। तो जो ये पुराने जलोढ़ हैं वो कहाँ है? इस नदी तंत्र के बाढ़ वाले हिस्से से ऊपर होते हैं, यानी कि इधर, इसके भी इधर होता है। इसे हम क्या नाम बताते हैं? भाबर। आप याद रखेंगे, नदी के पुराने जो जलोढ़ हैं उसके ठीक ऊपर जो जमीन है, मैदान है, उसे हम भाबर कहते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। बाढ़ वाले मैदानों के नए तथा युवा निक्षेपों को खादर कहा जाता है। यानी कि जो पुराने पड़ गए तो वो तो आपने जान लिए क्या थे? भांगर। और जो अभी जो वर्तमान में जो नदी अपने साथ बहा कर लाती है, तुरंत बाढ़ वाले मैदानों में कुछ मिट्टी को जमा कर देती है, ऐसा एरिया कौन सा बन गया? खादर। यानी कि भांगर जो है थोड़ा दूर होते हैं नदियों से और खादर नदियों के पास होते हैं। ये आपसे परीक्षा में पूछा जाता है अधिकतर प्रश्न कि भांगर एवं खादर में क्या अंतर है। तो पहले क्या बताएंगे? भांगर तो नदियों से दूर हैं, खादर नदियों के समीप है। भांगर कम उपजाऊ है, खादर ज्यादा उपजाऊ है। तो ये आप अच्छे से ध्यान रखेंगे कि भांगर और खादर की लोकेशन को ध्यान रखेंगे। नदी के ठीक दूर भांगर, नदी के ठीक पास खादर। आगे बढ़ते हैं। ये उपजाऊ होते हैं। कौन उपजाऊ होते हैं? खादर। क्यों उपजाऊ होते हैं? क्योंकि नदी ने अभी अभी उनके आसपास जो है मिट्टी, नवीन मिट्टी
जो है जलोढ़ मिट्टी डाली है, जिससे वो ज़्यादा उपज पैदा करते हैं, ज़्यादा अनाज पैदा करते हैं, ज़्यादा खेती के लायक होते हैं तथा गहन खेती के लिए आदर्श होते हैं। गहन खेती कौन सी होती है? एक तो खेती होती है जो हम अपने जीवन के लिए करते हैं, यानी जीवन निर्वाह करने के लिए करते हैं, और एक खेती होती है जो फसलें ज़्यादा पैदा करने के लिए की जाती है या जिसको पैदा करके मार्केट में बेचा जाने के लिए खेती की जाती है। ऐसी खेती कौन सी होती है? गहन खेती होती है। इसमें ज़्यादा उपज पैदा होती है, ज़्यादा उपजाऊ मिट्टी होती है, इसमें ज़्यादा पानी मिलता है, ज़्यादा इसमें उन्नत किस्म की खादें बीज इस्तेमाल होते हैं। ऐसी खेती गहन खेती होती है। और यह गहन खेती इन्हीं खादरों में सबसे ज़्यादा की जा सकती है। तो आप जान गए, समझ गए कि जो हमारा उत्तरी मैदान है यह सबसे ज़्यादा उपज देने वाला भौगोलिक क्षेत्र है। ये जो उत्तरी मैदान आप देख रहे हैं, इसी मैदान से पूरे भारत के लिए जितना भी अनाज है, चाहे वो गेहूं के रूप में है, चाहे चावल के रूप में है, और जितनी भी फसलें हैं वो इसी मैदानों में मिलती हैं, पैदा होती हैं। ये सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है और इसी मैदान होने की वजह से यहाँ जनसंख्या भी सबसे ज़्यादा है। अब आप देखेंगे उत्तर प्रदेश, बिहार, चाहे पश्चिम बंगाल, चाहे हरियाणा, पंजाब, ये सारे राज्य अधिक जनसंख्या वाले राज्य हैं। इसीलिए यहाँ पर क्या है? सघन जनसंख्या है, खेती के लायक सबसे ज़्यादा ज़मीन है, समतल मैदान है। तो यह है हमारा जो सेकंड पार्ट था भौगोलिक भारत का भौतिक स्वरूप का, जो सेकंड पार्ट उत्तरी मैदान, यहाँ पर अब हमने कंप्लीट कर लिया है। अब हम इसके बाद अगले वीडियो में भारत के जो भौतिक स्वरूप के जो अगले हिस्से रह गए हैं, जैसे प्रायद्वीपीय पठार, तटीय मैदान, मरुस्थल और द्वीप समूह, उनके बारे में जानेंगे। अभी आप इस उत्तर के मैदान की डिटेल्स को नोट ज़रूर करेंगे और याद रखेंगे। वीडियो कैसा लगा आप ज़रूर कमेंट्स में लिखेंगे। थैंक यू बच्चों।